नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो न्यूज पंच में, जहां देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डी न्यूज पर लेकर हाजिर हैं हम आपका ये खास शो। और इसे कहते हैं हम खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम पहुंचाते हैं आपको उन तमाम खबरों की तरफ जिन पर रहती है हमारी पैनी निगाह। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात होगी म्यांमार, पड़ोसी देश की, जहां कांपी है धरती। भूकंप की तीव्रता 7.2 आंकी गई रिक्टर स्केल पर। जानेंगे इस खबर से जुड़ी सारी पड़ताल। वही बात राणा सांगा पर, कैसे संसद से लेकर सड़क पर है संग्राम। आखिरकार क्यों एक नेशनल हीरो को लेकर विपक्ष लगातार है हमलावर। जानेंगे इस खबर को भी बारीकी से। और आज अलविदा की नमाज, यानी रमजान के पवित्र महीने का आखिरी जुमा, और इसको लेकर पुख्ता इंतजाम है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। इस पर भी करेंगे मंथन। सबसे पहले बात करेंगे म्यांमार की, जहां पर शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी वजह से जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहां तक धरती कांप गई। और इसी वजह से जो तीव्रता रिक्टर स्केल पर आंकी गई है वो 7.2 है। और इसका असर बैंकॉक के साथ साथ अलग अलग और देशों पर भी पड़ा है। थाईलैंड और म्यांमार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि जो भूकंप का केंद्र है वो म्यांमार बताया जा रहा है। और ये जो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, इसकी वजह से कई इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई। निर्माणाधीन इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा है और कई इमारतों को खाली करवाया गया। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार भूकंप की वजह से कैसे, आप देखिए, थरथरा कर गिर उठी ये निर्माणाधीन जो इमारत थी। और आप लोगों को यहाँ पर भागते हुए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स जो हैं ये अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं कि आप समझ सकते हैं कि भूकंप की जो भयावहता है वो कितनी ज़्यादा होगी। हालांकि अभी किस तरह का जानमाल का नुकसान है वो उसका आकलन करना बाकी है। आप ये हिलते हुए जो झूमर है उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, कितनी तीव्रता के साथ ये भूकंप आया है। और कई ऐसी इमारतें हैं जो ज़मींदोज़ हुई, और इसीलिए जो लोग घरों में रह रहे थे, एहतियातन प्रिकॉशनरी मेजर जो लोग हैं वहाँ से इमारतों को खाली करवाएगा। ये थाईलैंड के बैंकॉक की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कैसे एक गगनचुंबी इमारत जो है वो थरथराकर भरभराकर सीधे मिट्टी के मलबे में तब्दील हो गई। और जब भी हम भूकंप की बात करते हैं वो नेचुरल क्लैमिटी है, और इसका प्रिकॉशनरी मेजर क्या होगा और ये किस तरह से आए, इस पर बात करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, सबसे पहले अब यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो तमाम तस्वीरें हम इस भूकंप से जुड़ी हुई देख रहे हैं, तस्वीरें भयावह हैं, तो कितना जानमाल का नुकसान हुआ है और कौन कौन से अलग देश हैं जिन पर इस भूकंप का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? भूकंप का असर तो केंद्र बिंदु निश्चित तौर पे म्यांमार था। और म्यांमार का यह जो जगह है, इस जगह पे 1930 के से 1956 के बीच में 7 भूकंप पहले भी आए हैं। तो ये पहले से ही भूकंप जो कहते हैं कि सिस्मिक जोन है, भूकंप यहाँ पे आने का इतिहास रहा है। ये जगह जो है वो कह सकते हैं कि मांडले शहर है, म्यांमार का बहुत ही प्रमुख शहर है। मांडले व्यापारिक केंद्र है म्यांमार का। मांडले से करीब करीब 18 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो शहर है वो उस शहर के नॉर्थ वेस्ट में और साउथ में दोनों जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। और बड़े पैमाने पे कहा यह जा रहा है कि कम से कम 12 लाख लोग इससे उस जगह पे प्रभावित हुए हैं, और मांडले पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो एक तरीके से ये जो है ये भूकंप थाईलैंड तक भी पहुंच जाए, वहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर है। थाईलैंड से बैंकॉक में इसका असर देखने को मिला। बैंकॉक के निर्माणाधीन इमारत जो मल्टी स्टोरी स्काई स्क्रैपर बच रहा था, स्काई स्क्रैपर बन रहा था, वो पूरा ढह गया। उसके बाद म्यांमार में थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं सिनावात्रा, वो फुकेत की यात्रा पे थी। वो फुकेत से लौट के फिर से बैंकॉक आई। बैंकॉक पूरे म्यांमार ये थाईलैंड में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। वहाँ बैठक चल रही है किस तरीके से उसमें राहत सामग्रियाँ पहुँचाई जाएगी, किस तरह से लोगों को निकाला जाएगा। अभी तत्कालीन जो खबर यह है कि 43 लोग बैंकॉक में प्रभावित हुए हैं इस पूरे मसले से। उसके बाद अगर इसका स्प्रेड देखेंगे तो वियतनाम में इसका स्प्रेड हुआ है, चाइना की यूनान प्रोविंस में इसका स्प्रेड हुआ है। यूनान प्रोविंस के बारे में तो यह कहा जा रहा है कि वहाँ 7.9 रिक्टर स्केल पे वहाँ है। अभी तक वहाँ से
कोई ज़्यादा पुख्ता खबर नहीं आई है। उसके अलावा इसका असर थोड़ा बहुत जो अखिलेश, लेकिन अगर हम रिक्टर स्केल को देखें तो 4.0 में ही बहुत ज़्यादा नुकसान की खबर सामने आती है और आप 7.9 बताएं तो हम समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति जो है वो भयानक रही होगी। बहरहाल प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताते हुए ये साफ तौर पर एमईए को कहा है कि वो इस पूरी स्थिति पर नज़र बनाए रखे कि अगर म्यांमार को कोई मदद की ज़रूरत है तो भारत कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। हाँ, निश्चित तौर पे भारत जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, हमेशा अपने आप को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अपने आप को पेश करता रहा है। जितने पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों तक, चाहे वो समुद्री पड़ोसी हों या जो क्षेत्रीय यहाँ के ज़मीन से लगे हुए पड़ोसी हों, तो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी रही है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की पॉलिसी रही है। और इस मामले में जो विदेश मंत्रालय जो है वहाँ के जो दोनों जगहों पे, बैंकॉक में हमारा जो दूतावास है और जो म्यांमार में हमारा दूतावास है, दोनों दूतावासों को सक्रिय कर दिया गया है। वो एक तरीके से संपर्क में है वहाँ की अथॉरिटीज़ के कि किस तरीके से मदद की जाएगी। जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत होगी, हो सकता है डॉक्टरों की टीम भेजनी पड़े, हो सकता है आवश्यक चिकित्सा सेवाएं भेजनी पड़े, जो सामग्रियाँ हैं, अन्य खाने पीने की सामग्रियाँ हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो एनडीए में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी जरूरत हुई है, यहाँ तक कि तुर्की में जो भूकंप आया था, बहुत भयानक भूकंप, तुर्की में भी हमारे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी के जो कर्मी हैं वो गए थे वहाँ। तो मुझे लगता है कि म्यांमार और थाईलैंड में जो जिस तरीके की विपदा आई है, उस विपदा में हमें वापस बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, एक बार वो ट्वीट दिखाते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंसर्न बाय द सिचुएशन इन द वेक ऑफ अर्थक्वेक इन म्यांमार एंड थाईलैंड, यानी कि वो इस हादसे को लेकर कंसर्न है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेइंग फॉर द सेफ्टी एंड वेल-बीइंग ऑफ एवरीवन, इंडिया स्टैंड्स ready to offer all possible assistance. In this regard, asked our authorities to be on standby. Also asked MEA to remain in touch with the government of Myanmar and Thailand. साफ तौर पर प्रधानमंत्री का ये ट्वीट यही दर्शाता हुआ कि वहाँ पर जो लोग हैं उनकी कुशल मंगल की वो प्रार्थना करते हुए और भारत कंधे से कंधा मिलाकर तमाम जो पॉसिबल असिस्टेंस है, यानी कि जितनी मदद की जा सकेगी वो करेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने एमईए को इस पूरे मामले पर निगाह रखने के लिए कहा है, ताकि वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं म्यांमार और थाईलैंड के, उनके साथ संपर्क में रहें, क्योंकि ऐसे मुसीबत और मुश्किल भरे वक्त में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। और भारत अपनी नेबरहुड पॉलिसी के साथ इस सिचुएशन में खड़ा हुआ है थाईलैंड और म्यांमार के साथ। अखिलेश, अगर देखा जाए तो इम्फाल और मेघालय जो भारत में है, उस पर भी इस भूकंप का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मेघालय में भी भूकंप का असर दिखा गया है, यहाँ तक कि गुवाहाटी में भी भूकंप का असर दिखा गया है। तो मेघालय की जो स्थिति है कि मेघालय में लोग घरों से बाहर निकल के बाहर आ गए। मेघालय भी सिस्मिक जोन माना, वहाँ जो गारो घाटी है, गारो घाटी में इसका असर देखा गया है। नॉर्थ ईस्ट के अन्य जगहों पे भी इसका असर है और थोड़ी देर में अभी खबरें आएंगी कि नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ कहाँ इसका असर दिखा गया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो भारत से, चूँकि म्यांमार काफ़ी लगा हुआ है, ये जो जगह है कह सकते हैं कि भारतीय बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में भारत के नॉर्थ ईस्टर्न तमाम जगहों पे इसका असर मिलेगा। थोड़ी देर में सारी जगहों से खबरें आने लगेगी, तो वहाँ से जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सारी टीम को वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय कर दिया गया है। वो वहाँ से सारी जानकारी दें और तुरंत सक्रिय हो जाए वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, जिस तरह की भी जरूरत हो। अखिलेश, कई ऐसे देश हैं, जापान की हम बात करें, जो अर्थक्विक प्रोन देश माने गए हैं, ऐसे में उनका डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिस तीव्रता का भूकंप आया है, लोग उसके साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं इन विजुअल्स के जरिए। तो अखिलेश, डिजास्टर मैनेजमेंट इस तरह की कंट्रीज का बहुत स्ट्रांग होता है कि किस तरह से बिल्डिंग्स का निर्माण अर्थक्विक के रेजिलियंस के हिसाब से किया जाए। ऐसे में कितना स्ट्रांग आप मानते हैं थाईलैंड और म्यांमार का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है इस स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, थाईलैंड और म्यांमार दोनों हैं जो आधुनिक तरीके से विकसित हुए हैं और थाईलैंड की तो पूरी जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही आधुनिक स्काई स्क्रैपर की डिज़ाइन सारी बनाई गई हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। और म्यांमार में भी आप जानते हैं कि म्यांमार को भी काफ़ी नए तरीके से विकसित किया गया है। वहाँ का जो शहर है नेपिटा, वो माना जाता है कि दुनिया के आधुनिकतम शहरों में एक है। तो जब इस तरह की प्राकृतिक विपदा आती है तो जो
बड़े 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 भवन हैं, बड़े ऊंचे भवन हैं, उन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। जापान की जहाँ तक आप बात करेंगे तो जापान में इसी लिहाज से कई जगह ऐसे मकान बनाए जाते हैं जहाँ की या तो लकड़ियों के होते हैं या कम ऊंची इमारतें होती हैं, तो इसके चलते वो होते हैं। उनकी तकनीक है, उनका एक ऐसे बैलेंस करने वाला एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के द्वारा वो मकानों को करते हैं। ये तकनीक हर जगह इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जब विपदा बहुत बड़ी हो, भूकंप का झटका बहुत ज़्यादा हो, तो ये सारी तकनीकें फेल कर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भवन निर्माण में भी भूकंप के जो रोकने के तरीके हैं और भूकंप रोधी भवन बनाए जाए ताकि जो है लोगों को उतनी क्षति नहीं हो। लेकिन स्काई स्क्रैपर का जब जमाना आता है तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते, इस बात का भविष्य की जानकारी नहीं होती, तो साथ साथ मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। अखिलेश, अगर देखा जाए तो कुछ ही दिनों में, यानी अप्रैल का जो पहला हफ्ता है उसमें थाईलैंड को बिम्स्टेक का जो पूरा सम्मेलन है उसका सफल आयोजन करना है। उससे पहले ये विपदा उनके सामने आई है। कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि थाईलैंड इस डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें वो अपने आप को ये बता रहा है कि वो इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, वापस पटरी पर जीवन को लेकर आ पाएगा? देखिए, थाईलैंड एक काफ़ी आधुनिक तरीके से विकसित हुआ देश है, जो उसके बोला जाता है कि साउथ ईस्ट एशियन टाइगर्स उसको बोला जाता रहा है। तो थाईलैंड में आधुनिक तकनीक काफ़ी है और थाईलैंड के अंदर एक रेजिलियंस कैपेसिटी है, थाईलैंड के अंदर वो तकनीकी सुविधाएं हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो भूकंप आज का है, ये भूकंप अभी एक सप्ताह अभी बिम्स्टेक मीटिंग 3-4 को होनी है वहाँ, तो उसमें समय है। तो मुझे लगता है कि उस समय तक स्थितियाँ नियंत्रण में आ जाएगी थाईलैंड में। और जहां अगर समिट का जो जगह है, समिट की जगह पे अगर बड़ी क्षति नहीं हुई होगी, एयरपोर्ट पे अगर बड़ी क्षति नहीं होगी, तो उसको संभाला जा सकता है। सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है कि एयरपोर्ट और जो कनेक्टिंग रोड्स है, कनेक्टिंग रोड्स की क्या स्थिति है। सूचनाएं तो ऐसी है कि कुछ डैमेज हुए हैं, लेकिन उसको कितना डैमेज हुआ है, ताकि जो इतने बड़े लेवल पे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे बिम्स्टेक के, तो उन प्रतिनिधिमंडल के आवाजाही में डैमेज हुआ है, वो डैमेज कंट्रोल करना कितना जरूरी है, ये कुछ ही देर में पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। एक बार जाने से पहले इस खबर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिरकार ये जो भूकंप आया उसकी वजह से बैंकॉक और म्यांमार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि जो लोग बैठे हुए थे वो आपको हिलते डुलते हुए नजर आ रहे होंगे, जो सामान पड़ा हुआ है वो अपनी जगह से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे आप ये मान सकते हैं कि तीव्रता काफी स्ट्रांग थी। ये भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्डिंग तिरछी होती हुई, इरेक्ट होती हुई आपको नजर आ रही है। सीधी खड़ी हुई होगी जब भूकंप नहीं था, लेकिन ये इरेक्शन साफ तौर पर बता रहा है कि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी और लोग भागते हुए। अब इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि इसके बाद का काम जो डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका मंत्रालय है वो कैसे करेगा, क्योंकि ये जिस तरह से थरथरा कर निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है, उसके बाद जो मलबा है उसे हटाने का काम कितनी त्वरित कार्रवाई से मिशन मोड द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट की मंत्रालय द्वारा किया जाता है थाईलैंड में, ये देखना होगा। और फिलहाल वक्त थोड़ी सी ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी दो बड़े मुद्दे हैं। जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है न्यूज पंच में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संसद से सड़क तक को लेकर, जहाँ राणा सांगा के नाम पर संग्राम जारी है। संसद में जहाँ पर्चा फटा, सड़क पर मोर्चा खुल गया। गद्दार वाली टिप्पणी को लेकर सियासी तनातनी है और देश किसी भी हाल में वीरों का अपमान नहीं सहेगा, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन लगातार हम राणा सांगा का नाम ले रहे हैं, आखिरकार ये पूरा मुद्दा क्या है पहले वो समझते हैं। राणा सांगा को लेकर संसद में तकरार है, राज्यसभा में घमासान मचा हुआ है। और ये हुआ कैसे? सपा सांसद के विवादित बयान पर रोष जताते हुए सत्ता पक्ष ने मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है और राज्यसभा में इसे लेकर लगातार घमासान जारी है। सपा सांसद के जो विवादित बोल हैं उस पर सरकार में रोष है और सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी की है। तो राणा सांगा को लेकर संसद में तकरार सामने आई, जहां पर सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इस बात की निंदा की है कि किस तरह से जो देश के वीर हैं उनके अपमान को सहा नहीं जाएगा, क्योंकि राणा सांगा राष्ट्र भक्ति के प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं और जो अमर्यादित टिप्पणी की गई है किसी भी हाल में उसको स्वीकारा नहीं जाएगा। सदन की कार्रवाई से निकाली गई सपा सांसद की जो टिप्पणी है, यानी कि जो रिकॉर्ड जाता है सांसदों के बातों का, वहां से उस टिप्पणी को निकाल दिया गया है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मसले पर संसद में किसने क्या कहा, क्या क्या रिएक्शंस है इस पूरे मामले से जुड़े हुए। आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। I would urge everyone, we have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sanga, we have Maharana Pratap, number of them and in every communities we have, every community. We have Birsa Munda, means anyone. I would therefore want this house to unanimously endorse that as members of this house, we will maintain highest rectitude when it comes to sensitive issues. अब समय आ गया है दुनिया को, देश को इस सदन से एक मैसेज जाए, इस सदन से एक आवाज गूंजे कि पूरा सदन एक आवाज में, एक स्वर में रामजी लाल सुमन जी के वाक्य को, उनके जो बात उन्होंने कही है उसको कंडेम करता है, उसको निंदनीय मानता है। सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जो है वो स्वाभिमान, स्वतंत्रता संघर्ष का प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। हमें उन माफ़ी से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे योद्धा को जो है उनका दायित्व अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे महाराणा प्रताप कहते थे कि मेरा वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, हमारे वो रोल मॉडल है, हमें उनके नाम पे कोई कीचड़ नहीं चाहिए। धन्यवाद। और लखनऊ में एबीवीपी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है, पहले आपको वो दिखाते हैं कि लगातार जो सपा सांसद हैं उनकी इस अमर्यादित टिप्पणी के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और लखनऊ में जिस तरह से एबीवीपी का प्रदर्शन है, साफ तौर पर ये फ्लैग कार्ड ये कह रहा है कि महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
तो और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। कुमार, मेवाड़ के पराक्रमी योद्धा राणा सांघा, जिन्होंने कई बरछे अपनी छाती पर लिए और अपने इस साहस का परिचय देते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन आज जिस तरह से संसद से सड़क तक, कुमार आलोक से ही हम बात कर रहे हैं। कुमार, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुमार आलोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुमार, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि राणा सांघा, जिन्हें हम मेवाड़ के वीरपुत्र के नाम से जानते हैं, और जिस तरह से अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन आज विपक्ष उनकी इसी वीरता का उपहास उड़ा रहा है, और जो इतिहास वो पेश कर रहा है उसकी विवेचना जरूरी है, जो कि तथ्य से बहुत अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके का अमर्यादित बयान रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद है उन्होंने दिया है, हालांकि ये मामला 21 मार्च का है, जब 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा विषय पर बहस चल रही थी, और उसी बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये अमर्यादित शब्द राणा सांघा के बारे में उन्होंने कहा। हालांकि उस समय हंगामा हुआ और हंगामे के बाद मामला लगभग ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसके बाद फिर मीडिया में जाकर के हालांकि एक्सपंज कर दिया था, उसी समय राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने एक्सपंज कर दिया था उनके इस बयान को। लेकिन बाद में जब उन्होंने मीडिया के सामने, मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक अब मैं अपने वचन पर कायम हूं, मैं अपने बयान पर कायम हूं, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इस बयान पर कायम रहूंगा। इस बयान के बाद फिर राजनीतिक उबाल हुआ, और आज जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही तमाम सत्ता पक्ष के तमाम सदस्यों ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की बात कही। तकरार होता रहा। इस बीच वाइस प्रेसिडेंट और सभापति जो होते हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी एक लंबी नसीहत दी, खासकर कि सांसदों का आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रही है, और आप अपने ही वीरांगना हो, चाहे वो वीर हो, चाहे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसके बारे में आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो देश और दुनिया में हमारी जो छवि है, हमारी जो भारत की छवि है, उसका क्या होगा। तो इसको लेकर के उन्होंने लंबा भाषण दिया सभापति महोदय ने, और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मैं जब चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल में पढ़ता था तो हमारे सामने ही राणा सांघा साफ तौर पर अभी तो संसद में इस बात को लेकर संग्राम है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी की वो अमर्यादित है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और तीसरा मुद्दा जुड़ा है रमजान के पवित्र महीने के आखिरी जुमे की नमाज से, जहां पर सड़क पर नहीं होती नमाज, बदल गया है रिवाज और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन सतर्क है, फ्लैग मार्च निकाले गए। रमजान महीने का आखिरी जुमा और संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी निगाह है। और अलविदा जुमे की नमाज में अगर यूपी की बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके। और पब्लिक प्लेस पर नमाज की मनाही है। यूपी में अलविदा की नमाज को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद और इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, और इसीलिए शहर में जगह जगह फ्लैग मार्च निकाले गए। पुलिस प्रशासन सतर्कता और सजगता के साथ आज के इस दिन को शांतिपूर्वक निकालने की कोशिश कर रहा है। और जहां फ्लैग मार्च निकाले गए वहीं ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और संभल में ये जो कड़ी सुरक्षा है उसमें पब्लिक प्लेस पर नमाज की मनाही है। शहर शहर में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, और आज रमज़ान के पवित्र महीने का आखिरी जुमा, जिसे हम अलविदा नमाज के नाम से भी जाना जाता है। और यूपी में सुरक्षा को लेकर विकास सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, नवाबों की नगरी है लखनऊ, और अब तक तो नमाज अदा कर दी जा चुकी होगी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस तरह का माहौल रहा जिस तरह से पुलिस ने सतर्कता और सजगता बरती आज इस अलविदा नमाज को लेकर। जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में अलग अलग मस्जिदों में नमाज अदा की गई है, और हम इस समय टीले वाली मस्जिद में हैं। यहाँ भी अब नमाज अभी कुछ ही मिनट पहले पूरी हुई है। हमारे पीछे हम भीड़ भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ से जो नमाज अदा करके लोग निकल रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पे फोर्स लगाई गई थी। राजधानी लखनऊ में तकरीबन 10 कंपनी पीएसी के साथ अर्धसैनिक बल की टीम लगाई गई थी। तमाम सारे उच्च अधिकारी इसमें तैनात किए गए थे, और खासतौर से ड्रोन के द्वारा और सीसीटीवी कैमरे के द्वारा
द्वारा हर जगह पर चप्पे चप्पे पर निगरानी बरती जा रही थी। इससे पहले ही पीस कमेटी के द्वारा बैठकें की गई, पुलिस के उच्च अधिकारियों, प्रशासन के उच्च अधिकारियों के द्वारा जो एसओपी बनाई गई थी उसी के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी। डाइवर्जन प्लान सुबह से ही लखनऊ में लागू है। जहां पर नमाज अदा की जा रही है उसके आसपास के एरिया में ट्रैफिक न ज्यादा होने पाए, लोग सुविधाजनक तरीके से वहां पर पहुंचे, इस चीज की निगरानी की गई। और साथ ही साथ किसी भी चलिए, तो अलविदा जुमे की जो नमाज थी वो शांतिपूर्ण बहुत इलाकों में उसको अदा किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन जाने से पहले संभल की 3 तस्वीरों को आपके साथ छोड़े जा रहे हैं, जहां पर आज रमजान के पवित्र महीने की जो आखिरी नमाज है वो बहुत तरीके से अदा की गई और किस तरह से पुलिस का चाक चौबंद इंतजाम रहा, ड्रोन के जरिए निगरानी की गई है। तो आज न्यूज़ पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को 3 अलग अलग मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।